अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो बड़े ध्रुव, दो बड़े चेहरे, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरे अखिलेश यादव, दोनों लगभग चुनावी मोड में आ गए हैं। हालांकि 27 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, 1.5-2 साल की अवधि है, लेकिन ये दोनों नेता चुनावी मुद्रा में दिख रहे हैं, चुनावी तेवर में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव जहां अपने अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लगातार लखनऊ तलब कर रहे हैं, विशेष रूप से माइनॉरिटीज पर उनका फोकस ज्यादा है, और शायद इसके पीछे वजह ये हो कि समाजवादी पार्टी को ये भी खतरा रहता है कि कहीं कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस अगर ऐसी कोशिश सक्रियता के साथ करेगी या उसकी कोशिश सफल होती दिखेगी तो सपा का सीधा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कल अखिलेश यादव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ बैठे थे, तो आज पसमानदा समाज के अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठ के उन्होंने मंत्रणा की। और उसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा जोर है वोटर लिस्ट पर। आपको याद होगा कि 22 में जब समाजवादी पार्टी हारी चुनाव और योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताकर लाए और एक इतिहास बना, 38 साल बाद ऐसा करिश्मा हुआ उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव ने उस पर जो पहली प्रतिक्रिया दी थी उसमें उन्होंने वोटर लिस्ट पर ही सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव के वोट काट दिए गए, इसलिए हम चुनाव नहीं जीत पाए। उनका आरोप सही था गलत था वो विषय आज नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट की अहमियत समझ गई। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि एक एक बूथ की वोटर लिस्ट पर निगाह रखिए, अपना कोई समर्थक छूटे नहीं जिसका नाम ना हो, और ऐसा भी ना हो कि अपने किसी समर्थक का नाम कट जाए। तो वहां वो फोकस कर रहे हैं अखिलेश यादव। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में मेरी स्मृति में पिछले 35-40 वर्षों में ऐसा कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं आता जो जिलों में, शहरों में, तहसीलों में, कस्बों में जिसने इतनी यात्राएं की हो, अहरनिश यात्रा, चरैवेती चलते रहो, जितनी योगी आदित्यनाथ ने की।
और वो लगातार उस प्रक्रिया को जारी रखे। सरकार का मुखिया जब जिले में जाता है, शहर में जाता है, तो जो एक सीधा संपर्क और संवाद होता है, उसका लाभ पार्टी को मिलता ही मिलता है। और योगी उसी रास्ते पर लगातार चल रहे हैं। आप उनके कार्यक्रमों को देखिए तो लखनऊ में बैठकर राजपाट करने वाली शैली नहीं है। वो शैली योगी आदित्यनाथ की वो है कि जिले जिले जाओ, अपनी आंखों से चीजों को देखो, कार्यकर्ताओं और जनता के साथ संवाद हो, ताकि भी प्राथमिक रिपोर्ट सच्ची मिले अपने सामने। और दूसरी ओर आपको याद होगा कि जब पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी पहली, और उसका पेपर लीक हो गया, तो एक बड़ी खिन्नता नौजवानों में आई थी, स्वाभाविक थी, उनके परिवारों में आई थी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो गया। लोकसभा के चुनाव में भाजपा को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, उम्मीद के विपरीत परिणाम थे भाजपा के लिए। सपा और कांग्रेस की पौवारा थी। योगी आदित्यनाथ ने उस कमजोर नस को समझा और उसके लिए फिर वो प्राणपण से जुटे और पुलिस भर्ती की 60,000 से ज़्यादा पुलिस के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से करा के योगी आदित्यनाथ ने एक झंडा गाड़ दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी पुलिस में 60,000 से ज्यादा लोग एक साथ भर्ती नहीं हुए, कभी नहीं। अब ये बड़ा काम हुआ है। योगी समझ रहे हैं कि इसका असर गांव-गांव है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जिला नहीं जहां इसका असर ना हो पुलिस भर्ती का। पुलिस भर्ती से उपजे असंतोष और आनंद का असर ना हो। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जब नियुक्ति पत्र देने का विषय आया तो उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देश के गृह मंत्री को आमंत्रित बुलाया और उनके हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाए। क्योंकि योगी समझ गए इस बात को कि रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जनता के प्रसन्नता का भी और जनता के आक्रोश का भी। अब सरकार क्लेम कर रही है कि हमने 2.25 लाख, योगी आदित्यनाथ ने अपने टेन्योर में उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक 2.25 लाख भर्तियां दी हैं। और पूरे प्रदेश में सिर्फ सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ये रिपोर्ट कार्ड लेके जिलों में जा रहे हैं कि हमने 8.25 लाख नौकरियां दी। अखिलेश यादव ने अपने 5 वर्षों के शासन में 45,000 पुलिस भर्तियां की थी और योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में 2.25 लाख। तो सामाजिक न्याय और नौकरी, इन 2 विषयों को राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में सच है कि यही 2 चेहरे प्रमुख हैं, बाकी सारे चेहरे अलग अलग भूमिकाओं में रहेंगे तो चुनाव में, लेकिन वो प्रमुख चेहरे नहीं कहे जा सकते। फिर चाहे कांग्रेस का मसला हो, चाहे बहनजी का मसला हो, या फिर छोटे दलों का मसला हो जो भाजपा के साथ हैं या सपा के साथ हैं। मुख्य पहलवान 2 ही लड़ाई में चुनाव की, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। दो 2027 के चुनावी घमासान में भले ही थोड़ा समय बाकी है, लेकिन बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। तरकश में तीर सजाए जाने लगे हैं, मुद्दों को धार दी जा रही है। इसी बिसात पर मुखर दिख रहे हैं
सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव, या यूं कहिए कि चुनावी मोड में दिख रहे हैं दोनों दिग्गज। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अल्पसंख्यक सभा की मीटिंग में साफ कर दिया कि अगले 2 साल तक हम वोटर लिस्ट पर काम करेंगे, लिस्ट से काट दिए गए और नए नाम जुड़वाएंगे। वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं, इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। मंगलवार को भी मुस्लिम समाज के पसमानदा मुस्लिमों के साथ मंच पर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कुंभ, पहलगाम के साथ साथ जहाज क्रैश जैसी घटनाओं पर जवाबदेही का भी सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव ने तर्कश से तमाम मुद्दों को निकालते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया 2027 में सपा की ही सरकार बनेगी। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे, उसमें क्या है, आउटगोइंग सीएम। बात करें बीजेपी की तो केंद्र के 11 साल की उपलब्धियों को साथ साथ योगी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाती दिख रही है बीजेपी। शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्तियों के साथ साथ रोजगार के आंकड़ों और माफियाओं पर कड़े एक्शन को हर मंच पर अहम जगह दी जा रही है। नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए नौकरी और रोजगार का एक रास्ता उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, 7,244 में से कल जो नियुक्ति पत्र जारी हुए, इनमें 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई है, केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। आप अनुमान करिए 2017 के पहले क्या यह संभव था? नहीं। आज हम एक नए भारत में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास भी करता है तो विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। धार्मिक स्थलों के निर्माण से लेकर सौंदर्यीकरण सरीखे काम भी सरकार के गुड वर्क में शामिल हैं। नया उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश का नारा भी सीएम योगी हर मंच से जरूर लगाते हैं। सपा पर भी निशाना साधने में पीछे नहीं दिख रहे सीएम योगी। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। बहरहाल, जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती ने भी सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। इस चुनावी मोड में कांग्रेस गठबंधन के गुणा गणित में अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, लेकिन सीएम योगी और अखिलेश के तेवरों से साफ है कि दोनों चुनावी मोड में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन तैयारियों में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है।
अखिलेश यादव जी ने एक नया शब्द गढ़ दिया है, ओसीएम, आउटगोइंग सीएम। अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मुझे लग रहा है ये भी एक तैयारी है उनकी। मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। अशोक वर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत। नहीं, आलोक वर्मा जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज भाई का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा जी, मुझे लगता है कि जनगणना का जो टाइम टेबल आया है, जो अधिसूचना जारी हुई है, वो इस बात को स्पष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जनगणना का कोई विषय नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक उसका कोई आंकड़ा आएगा ही नहीं सतह पर। अखिलेश जी दो चीजों को लेकर चल रहे हैं, वो करें, एक तो जनगणना में मुस्तैदी से रहना है और दूसरा वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट वाली बात समझ में आती है, लेकिन जनगणना वाला तो काम ही 1 मार्च 2027 से शुरू होना है, तो उस पर फोकस अभी करने से मुझे नहीं लगता कोई लाभ मिलेगा। मनीषा जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, और पुनः धन्यवाद कहूंगी आपको और TV9 को कि मुझे आज इस परिचर्चा का आपने एक पार्ट बनाया, एक हिस्सा बनाया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है, जो जाति जनगणना है इसका कोई भी मुद्दा बनाए। मुझे जो ऐसा समझ में आता है कि ये जो पंचायत चुनाव हमारे अभी आ रहे हैं, ये एक 2027 के लिए एक तरह से देखा जाए तो मिनी जनादेश निर्धारित करेगा। और इससे पूर्व जब 2021 में ये चुनाव हुए थे, उस समय हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अभी दूसरी बार के अपने मुख्यमंत्री, उनकी पहली पारी थी, और अब तक योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारी चीजों को बढ़ा दिया है। और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, वो वोटर लिस्ट पे उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वोटर लिस्ट पे फोकस किया। अब यहाँ पे जो बीजेपी है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कर रहे हैं एक राजनीति, एक रिपोर्ट कार्ड दिखाने की, क्योंकि उनके पास एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची, लंबी लिस्ट है जहाँ पे लाभार्थी है। और लाभार्थी जो, फिर वही बात कहूंगी जाति जनगणना वाली, वो उन्होंने बिना किसी आधार के दिया है। अभी जो पुलिस भर्ती भी हुई है, इसमें भी आप देखिए, आप लोगों ने जिक्र किया, इसीलिए मैं इसको उल्लेख कर रही हूँ कि यहाँ पे भी महिलाएं भी हैं, ओबीसी भी हैं, SC ST भी हैं, और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये बहुत अच्छा इन्होंने काम कर दिया। अब यहाँ पे ये चाहेंगे कि हमारा जो इस समय उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो चाहेंगे कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, वो उसको राजनीति को लेकर के जाएंगे। और दूसरी तरफ वर्सेस हैं अखिलेश यादव जी, वो चाहेंगे कि रिपोर्ट कार्ड झुठलाओ, रिपोर्ट कार्ड दिखलाओ, वर्सेस रिपोर्ट कार्ड झुठलाओ। और महिलाओं के लिए भी अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर उत्तर प्रदेश की हम जनसंख्या को देखते हैं तो 24 करोड़ की अगर हमारी जनसंख्या है, तो 75% तो हमारी गांव में रहती है, और ये निर्धारित कर देती है केंद्र की राजनीति तक को, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसमें भी अगर हम मतदाताओं को लेकर के देख ले तो 11 करोड़ मतदाता आते हैं, इसमें करीब 8 करोड़ के लगभग हमारे पुरुष आ जाते हैं और 7 करोड़ प्लस हमारी महिलाएं आ जाती हैं। और महिलाओं के लिए इस सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो हर घर तक पहुंच चुकी हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, चाहे आप PM आवास योजना को ले लीजिए, ये इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। और उसके साथ साथ योगी जी जो एक सुशासन लेके चल रहे हैं। जी, अभी रोकूंगा, दोबारा मैं फिर आऊंगा। राज भाई, समाजवादी पार्टी ने 2022 का चुनाव का जब परिणाम आया था, तभी उसने तय कर दी, ये बात बता दी थी अखिलेश जी ने कि हमारे यहाँ पराजय का, या हम सरकार नहीं क्यों नहीं बना पाए, इसका मूल कारण है वोटर लिस्ट। ठीक, और उसके पीछे उन्होंने खुद आरोप लगाया था कि 20,000 मुसलमान, 20,000 यादव, 403 विधानसभा सीटों में काट दिया गया, हर सीट पर 40,000। इस बार भी वो सारा फोकस डाल रहे हैं वोटर लिस्ट पर। उनके सहयोगी दल होने के नाते क्या कांग्रेस को भी लगता है कि वोटर लिस्ट में सारे ऊर्जा लगाने का है, कुछ वोटर लिस्ट से कुछ बड़ा खेल हो जाता है, ऐसा संभव है क्या? देखो दादा, मैं एक बात कहूं, वोटर लिस्ट का तो खेल है, और मेरा ये मानना है राजनीतिक पार्टी को नहीं,
जो 18 साल से ऊपर है उसे अपने आप में तैयार रहना चाहिए और वोटर बनाना चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए। तो वोटर का तो क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ाने में जमीनी स्तर पे काम करता हूं, मैं देखता हूं लोग जय जय कर रहे हैं, लेकिन उनका जब वो जाते हैं पोलिंग बूथ पे उनका वोट नहीं होता। और मैं एक बात कह दूं, जो वोट नहीं डालता, जिसका वोट बनवा नहीं पाते, मुझे उससे किसी बात की चर्चा करने में भी शर्म आती है। तो मेरा मानना है कि जो अखिलेश जी ने कहा है वो वोट पे ध्यान देना चाहिए। सवाल ये नहीं कि नकली बन गए या काट दिए, ये बात की बात है। आप अपने आदमी के, मान लो मैं हूं कांग्रेस का हूं, मैं ये सोचूं कि ये मेरे वोट है, मैं ज्यादा से ज्यादा वोट बनाऊं, ये होना भी चाहिए ना भाई। कटेंगे तो तब है जब हम सो रहे, हल्ला मचाए जाए, आपके पास बोल गए, घर में सो जाते हैं। तो मेरा मानना, अखिलेश जी ने ये मूल बात कही है भाई, ये हर होना चाहिए भाई। बात वोट मैंने बनाया वो किसको दे रहा, ये एक अलग मैटर है। मैटर सबसे पहले ये है कि क्या आपने वोटर लिस्ट को फुलफिल करा। मैं दावे के संग कहता हूं कि जो नेताओं के संग रैली में चलते हैं वो ना वोट ही नहीं होता है, बड़े घूम रहे होते हैं पोलिंग बूथ के आगे पीछे, का क्या हुआ, का मेरा वोट ही नहीं है। तो मैं सोचता हूं ऐसे लोग जो बिना कार्टेज के तमंचा लेके आपके संग चलते हैं, वो अपने को तो मरवाते हैं, साथ में आपको भी मरवाते हैं। तो मैं इस चीज का पक्षधारी हूं कि आदमी को सबसे पहले, मेरे जानने वाले, मैं सबसे पहले कहता हूं वोटर कार्ड दिखाओ, मेरा बच्चा 18 का हुआ, सबसे पहले वोट डालेगा, जब ही देश की चर्चा करने का अधिकार होगा। मैं दोबारा कहूंगा, हमारा भी यही मोटो होता है। अब क्योंकि धीरे धीरे समझ रहे, होना भी चाहिए ये बात। हम 5 बैठे हैं, 5 का वोट तो हो पहले, तभी तो तमंचा लिए चल रहे, गनर बने घूम रहे, कार्टेज है नहीं, तो उसको तो मरवाओगे, खुद भी मारे जाओगे। तो अखिलेश जी के इस बयान में बहुत ही दम है जी। मैं जब पिछली बार जब अखिलेश जी ने इसको एक बड़ा इशू बनाया था, कहा था हम चुनाव आयोग तक लड़ने जाएंगे, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो लड़ने आए कि नहीं आए चुनाव आयोग तक, क्योंकि फिर वो बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन मैंने तब भी कहा था, फिर कहता हूं, आपको चुनाव हार जाने के बाद वोट की समस्या क्यों याद आई? वोटर लिस्ट को तो हर स्टेज पर आप देख सकते हैं, और फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव के लिए होती है, उससे पहले राजनीतिक दलों के पास वोटर लिस्ट जाती है, तब आप सो रहे हो सब लोग। जब जय पराजय हो गई तो बोले 40,000 काट दिए, और अगर 40,000 वोट कट रहा था धर्मेंद्र जी, एक विधानसभा में 40,000 वोट बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत, और 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव। अगर 20,000 मुसलमान या 20,000 यादव वोट उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में कटा अकॉर्डिंग टू अखिलेश जी, तो सपा के उम्मीदवारों को, जिला अध्यक्षों को वैसे ही राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वो कौन सी नींद की गोली खा के पड़े थे? नहीं, 40,000 वोट कटने में हाहाकार मच जाएगा विधानसभा में, हाहाकार। 3-3.5 लाख का तो खेल ही है टोटल। धर्मेंद्र भाई, अमिताभ जी, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही भैया, आ रही। हाँ। देखिए ऐसा है कि 2022 के चुनाव में 15 से 20%, देखिए आप जो कह रहे थे लोग सो रहे थे कट गया, मैं उसका एक प्रक्रिया बता दूं। बिल्कुल चुनाव आयोग चिट्ठी जारी करता है, हमारे वर्कर, हर बूथ के जो हमारे काम करने वाले लोग थे वो जाते हैं वहां पर, डिलीशन और ऐड का दोनों फार्म 6 या 7, 6A भी जो भी फार्म भरा जाता था, फार्म भरे, बड़ी संख्या में फार्म एकत्र करके BLOs ले जा करके जो निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करते हैं, वहां कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रखा था। जो 2022 में हुआ, मैं आपको एकदम तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ। उसके बाद वो लिस्ट अपमार्जन और सुधार की लिस्ट जारी होती रही, और अंतिम समय जो लिस्ट जारी हुई उसमें बड़े पैमाने पे जो फार्म 7 और 6 भरे गए थे, तमाम दलों के लोगों ने भरा था, उसका कोई अता पता संज्ञान नहीं लिया गया, और अपने हिसाब से तमाम वोटर लिस्ट से इनके जो 15 प्रमुख हैं उनसे लिस्ट लेकर के 15 से 20% वोट काट दिया गया। ये आपत्ति थी, तमाम बूथों पर लोग गए और प्रकाशित लिस्ट में नाम था और अंतिम समय बूथ पर नाम नहीं था। और 35 से अधिक जनपदों की स्पेसिफिक बूथ वाइज हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत भी की थी।
और निर्वाचन आयोग ने एकाध जगह चिट्ठी को छोड़ करके कहीं उसको संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। सवाल ये होता है कि जब एक निर्देशक संस्था निर्वाचन आयोग है वो सुविधाजनक संस्था में बदल जाएगी तो विश्वास उठ जाएगा। इसलिए पहले से देखिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाने का समय नहीं था। ये हम अपने जो हमारे सारे फ्रंटल संगठन की बैठक इस समय लगातार चल रही, युवजन सभा हो, छात्र सभा हो, लोहिया वाहिनी हो, अल्पसंख्यक सभा हो, वो जो बैठकें चल रही उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे हैं। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पहले से ही अब हम लोग प्रयास करेंगे कि सारी शिकायतें ऑनलाइन ही करें, क्योंकि जो डिलीशन और ऐड के जो फॉर्म लिए जाते हैं, भराए जाते हैं, वो उसके बाद में मनमानी तरीके से इन्होंने कर दिया। ये दोनों चुनाव में हम लोगों ने देखा, इसलिए इस बार तैयारी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ना हो। लेकिन एक चीज आप देखिए अमिताभ जी, ईमानदारी की बात यह है कि ये समय आ गया है जब निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस का नाम बाहर किया गया और सत्ताधारी दल का एक तरह से प्रभुत्व हो गया उनकी नियुक्ति में। तो अब समय आ गया, या तो निर्वाचन आयोग अपने आप को सिद्ध करे क्या नहीं हम निष्पक्ष हैं और हम चीज जवाब देते हैं, नहीं तो कहीं न कहीं न्यायिक पर्यवेक्षण और इसकी जरूरत है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, किसी संस्था को पारदर्शी दिखना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है धर्मेंद्र जी, ये बात हमेशा के लिए समझिए सब लोग, भारत ने जो व्यवस्था स्वीकार की आजादी के बाद संविधान के जरिए, उस ये धर्मेंद्र जी हमेशा के लिए समझिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना। हम लोग कुछ भी बोलते थे राजनीति में, लेकिन हर चीज सही नहीं होती। उस व्यवस्था में न्यायपालिका को, राज भाई आप भी समझ लीजिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका में नियुक्तियां करवाने का अधिकार नहीं दिया गया ना। वो संसद से चुनी हुई सरकार ही करेगी, संसद में बहुमत रखने वाली, जनता के द्वारा चुनी हुई। कल को कोई ये भी मांग कर सकता है कि न चीफ सेक्रेटरी के उसमें हाई कोर्ट का जज रखो, तो दूसरा आएगा बोले डीजीपी में सुप्रीम कोर्ट की जज को रखो। नहीं, हम नहीं मानेंगे कि ऐसा संभव नहीं है भाई, संवैधानिक तौर पर नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों? कहीं संविधान में लिखा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में नियुक्तियां करेगी? कहीं नहीं लिखा। कार्यपालिका में नियुक्तियां सही हुई या गलत हुई, संविधान के अनुरूप हैं, कानून के अनुरूप हैं या नहीं, ये समीक्षा न्यायपालिका करेगी। लेकिन न्यायपालिका नियुक्ति का हिस्सा नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। होना भी नहीं चाहिए, नैतिक रूप से होना भी नहीं चाहिए। खैर, आलोक वर्मा जी, अखिलेश जी ने एक नया शब्द गढ़ा आज, पत्रकार भी चौंक गए, बोले ओसीएम और डीसीएम में लड़ाई है। क्या? लोगों ने कहा डीसीएम तो समझ में आ गया, ओसीएम क्या बवाल है? तो उन्होंने कहा ओसीएम मतलब आउट गोइंग सीएम। अभी तो 27 में 1.5 साल बाकी है। नहीं आलोक जी, ये नया शब्द आया है मार्केट में, ओसीएम है। अमिताभ भाई, हालांकि हम तो जानते हैं ओसीएम और डीसीएम कपड़े का ब्रांड था, एक कपड़े कंपनियां थी जो कपड़ा बनाती थी, डीसीएम और ओसीएम, वहीं से प्रेरणा ली होगी। कहो जी। अमिताभ भाई, अखिलेश यादव जी की जो पूरी सियासत उत्तर प्रदेश में है वो जुमलों की सियासत है। आप देखिए, रोज ट्वीट में कोई ना कोई ट्विटर अकाउंट खोलते हैं, जिसे आजकल एक्स अकाउंट कहते हैं, और उसमें कोई ना कोई जुमला डाल देते हैं और कोशिश करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि कहीं और से प्रतिक्रिया आए। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से, और अखिलेश यादव जी को भी अपनी पूरी मानसिकता में चेंज लाना पड़ेगा। 21वीं सदी में चीजें पूरी तरीके से बदल गई हैं, जनता पूरी तरीके से जान रही है और अच्छी तरीके से जान रही है कि पहले हालात उत्तर प्रदेश के क्या थे और आज के हालात क्यों और कैसे बदले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सपना देख रहे हैं अपने हिसाब से परिवर्तन लाने का, सत्ता में आने का, तो बिल्कुल वही काम उनको करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोगों के बीच जाते हैं, संगठन खड़ा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, संगठन के तौर पे, कार्यकर्ता के। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी अपने दफ्तर में सारी अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बुला रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा, पसमानदा मोर्चा, लोहिया वाहिनी, युवजन सभा, सब। थोड़ी अमिताभ भाई, थोड़ी जमीन पे भी उतरना पड़ता है। जब वो ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तब उनको पता चलेगा। वो तो राजनीति उनकी कमरे की है, एसी कमरे में बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं को बुला करके
थोड़ा सा प्रवचन वो पिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश उनको वोट दे देगा। भाई उत्तर प्रदेश के लोगों में अभी भी वो समय है जब अखिलेश यादव जी का समय था, और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। देखिए आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कभी कहा जाता था कि बिपाशा जो है राजनीति का चेहरा बदल देती है। हमने सब पे काम किया, बिजली पर भी हमने काम किया, पानी पर भी हमने काम किया, सड़क पर भी हमने काम किया, रोजगार पे भी हमने काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि कोई भी कारोबारी किसी भी इलाके में जाए और अपना उद्योग वहां पर लगाए, और कोई गुंडा, कोई माफिया उससे कोई वसूली नहीं कर सकता। ये हालात हमने बदले हैं, और ये हालात जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो उस समय का दृश्य और उस समय की समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि क्या बदला है। तो मुझे लगता है कि वही तस्वीर लेकर के हम जब जा रहे हैं एक बार फिर से अगले इलेक्शन में लेकिन बहुत भैया दूर नहीं है, आलोक बाबू, लेकिन अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा के राज में कोई उद्योग लगाना नहीं चाह रहा यूपी में। भैया ये अखिलेश जी से नहीं पूछिए आप, ये तो यहाँ की जनता से आप पूछेंगे ना, यहाँ के उद्योगपतियों से पूछेंगे। आप उद्योगपतियों से तो पूछेंगे तो बताएंगे भैया पहले की दशा क्या थी 2017 के पहले। जब हम किसी इलाके में जाते थे, एक तो पहली दिक्कत ये थी कि ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली था। बिजली शहर में कभी दिन में कभी रात में आती थी। आज उद्योगों को भी लाइट मिलती है, और जो आम आदमी है उसको भी लाइट मिलती है। तो मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन अपने आप में है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आप किसी भी कोने में चले जाइए, शानदार सड़कें आज उत्तर प्रदेश के नसीब में है। उत्तर प्रदेश के पास शानदार सड़कें हैं। तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है। और सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश में कारोबार को रोकता क्या था? कहीं आप उद्योग लगा रहे हैं, कहीं कोई कारोबार लगा रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप सड़क बना रहे हैं, तो कोई ना कोई, कहीं अतीक अहमद, कहीं मुख्तार अंसारी, कहीं कोई दूसरा माफिया आके खड़ा हो जाता था कि भाई एक फिक्स परसेंटेज हमारे घर में पहुंचा दीजिए, वरना आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। ये परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में आया है कि कोई कारोबारी यहाँ पे उद्योग लगाने आता है तो कोई उससे वसूली करने नहीं आता। तो मुझे लगता है कि अगर शानदार माहौल उत्तर प्रदेश में बना है तो उत्तर प्रदेश के लोग भी अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अगर लगातार योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, देखिए चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का काम हो, चाहे किसी नौजवान को फाइनेंस देने की जरूरत हो, किसानी में कोई बेहतर काम कर रहा है उसको मदद करने की जरूरत हो, तो हमारी सरकार हर काम पे गंभीरता से नजर रख रही है। और अगर अखिलेश यादव जी को भी लगता है कि कोई काम ऐसा है जो छूटा जा रहा था, हम तो वो भी करेंगे। ठीक, एक बार मैं धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, उंगली उठा। धर्मेंद्र जी एक बात, मैं फिर अपनी बात कहेगा, लेकिन एक बात है, उत्तर प्रदेश में आपके शासन में ये परिस्थिति थी कि 5 शहर ऐसे चिन्हित थे जो बिजली के मामले में प्रिविलेज्ड थे। क्या बोले भाई पहले वहां बत्ती जाएगी फुल, फिर जो बचे बाकी में भेजो, ये तो था। धर्मेंद्र सिंह आप जी, अमिताभ जी 2 चीज, एक तो मैं बिजली का आपका सवाल है इस पर बता दूं, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। एक भी नया बिजली घर जो उसका शुभारंभ करके उद्घाटन नहीं किया, अभी जिसका फीता भी काटे थे वो हमारे समय के शुरू हुआ बिजली घर, उसका एक्सपेंशन था। जो प्रोडक्शन हुआ वो अखिलेश यादव जी के समय में बढ़ा। आपके समय का बिजली घर अभी आप क्यों, कैसे उद्घाटन होगा उसका? आपको तो गए समय हो गया। अब इन्होंने खोला नहीं, आप इनसे पूछिएगा जो नया बिजली घर इन्होंने जिसका फीता का जिसका शुभारंभ और वो कितना मेगावाट बिजली बढ़ा दिया। मेरा कहना पीछे नहीं काम हुआ था, लेकिन 12 से 17 में हमने 6 बिजली घर नए बनाए, मतलब या एक्सटेंशन किया है, नया बनाया। मैं उससे ज्यादा 2-3 महत्वपूर्ण चीजें, अरे भाई जुमला और आउटगोइंग सीएम तो गृह मंत्री जी आए थे, वो बता के गए साहब, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। उद्योग की बात आप कर रहे थे, इंडस्ट्री की बात और नौकरियों की बात। एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट क्या बता के गए गृह मंत्री में? समझा नहीं, हम समझ नहीं पाए, क्या बता के गए? नहीं देखिए, गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में जो काफी दिन से चल रहा था, ये भी खुद आलोक जी भी जानते थे। नहीं, आज बदले जाए, कल बदले, और वो आ करके मंच कौन कह रहा दिया भैया, कौन कह रहा बदले जाएंगे? ऐसा है, कौन कह रहा? गृह मंत्री जी ने कहा। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन कह रहा बदले जाएंगे? कौन कह रहा बदले जाएंगे? हम ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बातें आती है साहब, हमारे हम वही तो समझना चाह रहे हैं, यही बताएंगे। ये दिल्ली और अभी रुको, ऐसे आगे नहीं भागो, बाल हिट करके मत भागो। मैं समझना चाह रहा हूं मनीषा, एक मिनट, मैं भाजपा के नेताओं को भी जानता हूं जो कार्यालय में बैठते, उनको भी जो कार्यालय से बाहर बैठते वो भी, सपा के भी उन लोगों को जानता हूं जो कार्यालय में बैठते हो, कार्यालय के बाहर भी, कांग्रेस में भी, सबको जानता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा है जिसको हम नहीं जानते हूं, ये जो हमको ना जानता हूं मित्र?
मुझे नाम बताओ कि भैया भाई एक से रुक जाओ कि भाजपा के फला नेता ने कहा कि योगी बदले जाएंगे। मुझे नाम बताइए, मैं मान लूंगा कि आपके पास सूचना ठीक आई। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम लोग, हम लोग भी संपर्क, कुछ दिल्ली वाले हैं, कुछ राज्य वाले हैं। कौन दिल्ली कह रहा है? वही तो नाम बताओ, आपको क्या संकोच है, नाम लो। अरे गृह मंत्री जी ने मित्र कह करके बता दिया कि दोनों नहीं है लड़ाई में, केवल एक ही वाला है। पहले दोनों लोग अपने नाम के आगे सूप लगाने के लिए परेशान थे, जिससे मंत्रालय उनके प्रभावित हो रहे थे, और वो गृह मंत्री जी ने आकर के कह दिया कि नहीं, ये हमारे जो दोस्त हैं यही है लड़ाई में, इन्हीं को हम बनाएंगे। बाकी तमाम चर्चाएं परचाएं किसी के नाम लेने से फायदा नहीं। आप बेहतर, अमिताभ जी आप भोले तो है नहीं, आपको सब मालूम है कब कब कौन कह रहा है। धर्मेंद्र भाई मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ। ऐसे न भागो ना, मैं ये खेला ना खेलो भाई। मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ। नहीं, क्या चाहते हैं आप अपनी इच्छा। नहीं धर्मेंद्र, अब रुकना होगा, ठीक, अब रुकना होगा। मनीषा जी कुछ कह रहे हैं, फिर राजभाई पर। समाजवादी पार्टी अपनी इच्छा का बिल गृह मंत्री के नाम क्यों फाड़ना चाहती है? क्या भारत के गृह मंत्री ने कभी किसी मोड़ पर ऐसा बोला? नहीं। बोलो जी ऐसा चल रहा, कौन, मैं लगातार यही पूछता हूं, कौन चला रहा बताओ ना भाई। ये चला रहे, गुड्डू ने बोला, पप्पू ने बोला, किसने बोला? या ये कहो कि मेरी इच्छा ऐसी है कि योगी हट जाएं, वो बात ईमानदारी की है, लेकिन इच्छाओं से हटते नहीं लोग। आपकी इच्छा हो सकती है, इच्छा का ठीक है, लोकतंत्र है, इच्छा रखने का तो आजादी है। और अगर आप कहोगे कि ऐसी खबरें आ रही हैं, तो मैं जरूर पूछूंगा खबर कहां से आ रही है। भागवत जी ने बोला, नरेंद्र भाई मोदी ने बोला नहीं, अमित भाई शाह ने बोला नहीं, जगत प्रकाश नड्डा ने बोला नहीं, इसके बाद कौन बोल सकता है? इसके बाद तो कोई बोल ही नहीं सकता, इसके बाद तो बोल ही नहीं सकता कोई ना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में। और इनमें से किसने बोला, नाम बता दीजिए, हम वहां जाएं, उनसे पूछें भैया ऐसा तुमने क्यों बोला और कब बोला, और हमें क्यों नहीं सुनाई दिया जब बोले? नहीं, या ये मान लीजिए कि ये मेरे दिल की हसरत है, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, हसरत है, ठीक। मनीषा वाजपेयी, प्रश्न वही बार बार कहा जाता है कि योगी को बदल दिया जाएगा। अखिलेश जी ने कई तारीखें दी, अरविंद केजरीवाल ने कई तारीखें दी। केजरीवाल तारीख, योगी को हटाने की तारीख देते देते इतना मशगूल हो गए योगी के चक्कर में कि पार्टी खत्म हो गई दिल्ली में, है, खुद ही चुनाव हार गए। अब वो बताओ, जो खुद चुनाव विधानसभा हार गए, वो कह रहे थे कि योगी की हटने की तारीख आ गई मेरे पास। पूछा कहां से? बोले बीजेपी में मेरे कुछ मित्र हैं, जैसे अब सपा वाले कह रहे। मैंने तब भी कहा था कि इस चक्कर में ना पड़ो भैया, ना, अपना घर देखो। एक वो लोक जीवन में एक बड़ा प्रचलित वो है, राज भाई ने भी सुना होगा उत्तर प्रदेश में, कि मनीषा जी, एक व्यक्ति था, वो मोहल्ले में जो बच्चे खेलते थे उनको रोज परेशान करता था। कहता था भगत सिंह का नाम सुना कि नहीं सुना, राजगुरु को जानते हो कि नहीं, सुखदेव को जानते हो कि नहीं, फलाने को जानते हो कि नहीं। एक दिन बच्चे थोड़ा क्षुब्ध हो गए, तो उनने उससे उनके घर के बारे में एक प्रश्न पूछ लिया, नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा भगत सिंह सुखदेव छोड़ के कभी घर भी रहा करो, है ना, घर का समझो अपने। मैं वही कह रहा हूं, योगी जी हटाए जाएंगे नहीं हटाए जाएंगे, इसमें दुबले होने की क्या जरूरत है? और जो बनेगा अभी मान लो हम तो करे हट नहीं रहे, और मान लीजिए भाजपा कुछ प्रयोग करे भी, एक वाइल्डेस्ट गैस करते हैं, तो भी भाजपा का ही कार्यकर्ता बनेगा। चुनाव के बिना सपा का तो चांस नहीं बनता। फिर कोरी से लठी लठा क्यों, मनीषा वाजपेयी जी? मैं भी आपका जो ये विश्लेषण, और इतने समय से जो है मैं सपा की इस राजनीति को अनुभव करती हूँ, देखती हूँ, तो जमीनी तौर पे अगर मैं बात कहूँ, तो ये एक नैरेटिव है ना। पहले केशव जी के लिए कहा जाता था स्टूल मंत्री। कभी किसी एक सभा में वो अपना, उन्होंने बहुत सहजता से, बहुत अपनत्व से एक स्टूल में बैठ गए वो, तो उनको स्टूल मंत्री का नाम उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने कह दिया, मित्र कह दिया इनको। तो कुल मिलाकर के एक नैरेटिव बहुत समय से चाह रहे हैं, जो विपक्ष की राजनीति चल रही है सपा की,
कि ये बताने की कि योगी जी को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी योगी जी इतने मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके हैं, और ये स्थापित भाजपा के लिए हुए हों ना हुए हों मैं नहीं जानती, लेकिन जनता के बीच में जरूर स्थापित हो चुके हैं। क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और मैंने लोकसभा चुनावों के बाद ये देखा, लोगों ने अफसोस किया, बहुत अफसोस किया कि योगी जी को जब कहा जाता था कि जैसा एक नैरेटिव स्थापित किया गया कि अयोध्या हार गए, ऐसा, जबकि वो विधानसभा अयोध्या के नाम से नहीं थी, फिर भी ऐसा कहा गया। लेकिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जो है योगी जी का साथ दिया, और मैं देखती हूँ कि ये है तो ये एक नैरेटिव ही है। अब उनको मित्र कह दिया तो विवाद हो गया। तो ये जितनी इस तरह की राजनीति फैलाते हैं, वो चाहते हैं कि एक मजबूत सशक्त ऐसा व्यक्ति जो 24/7 जनता के लिए काम कर रहा है, जिसने बहुत एक आधार बना लिया है जनता के बीच में, वो किसी तरह से अगर विस्थापित हो जाए तो उनको एक मार्ग मिल जाए, ये मेरा ऐसा मानना है। मुझे ऐसा लगता है। जी राज शर्मा साहब, योगी को हटाया जाएगा है, जो फैसला हमको करना नहीं, मेरे मोहल्ले में होना नहीं, उसका हम झंडा बरदारी क्यों करें? अपना काम नहीं देखें क्या? थोड़ा अपनी इम्तिहान की तैयारी करें तो नंबर ठीक आने की कुछ संभावना भी बने। नहीं, मतलब इस जैसे खड़गे जी रहेंगे कि जाएंगे, इसमें दूसरे दल वाले अगर दिमाग लगाएं तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका क्या लेना देना? वैसे ही बड़े बड़े, छोटे नहीं, बड़े बड़े, बताओ, केजरीवाल और अखिलेश यादव तारीखें दे रहे थे, क्यों? मैं सबसे पहले बात कहूंगा, मुझे दो बातों का जवाब देना है दादा आज, और ब्लंटली दूंगा। मैं दावे के संग कहता हूं, ये जो विपक्ष ने, किसी भी विपक्ष में सारी मेरी पार्टी जो ये कह दिया ना योगी जी हटेंगे, योगी जी हटेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पे एका ला दी इन्होंने, ना कहते वाकई हट गए। अब दूसरी बात कह रहा हूं इसकी, शादियों में, पॉलिटिकल शादियों में जाइए तो राजनीति में खड़े होने की शक्ति होती है। अगर आप एमएलए हैं और मैं आपके संग खड़ा हूं, आपका आदमी गिन जाऊंगा। पुतले गिने जाते हैं, सिर, राजनीति में सिर गिने जाते हैं, धड़ नहीं गिने जाए चाहे पे। तो मैं आज एक बात जरूर कहूंगा धर्मेंद्र भाई से भी, अगर हम ये ना कह रहे होते कौन बदल रहा, क्या बदल रहा, तो ये योगी जी को हटा देते। जैसे उन्होंने मित्र कहा, वो कयास लगाए जाते हैं। कौन कह रहा है? किस पार्टी की बात दूसरे को पता चल रही है, बस कयास लगा रहा है। मेरे यहां भी, मेरे क्षेत्र में नेता आ जाए, मैं चाहता हूं मेरे यहां खाना हो जाए। खाना होता है, नेताजी जाते हैं, वो कयास होते हैं, अच्छा भैया राज शर्मा के खास हैं। तो ये बात भी अलग है कि हम सोच रहे, क्यों सोचे? क्योंकि हम एक प्राणी है, हमारा सोचने का हक बनता है कि पार्टी का नेता कौन हटेगा, कौन क्या जाएगा। और अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं, चर्चा तो आपस में इनमें भी चलती थी, लेकिन ये हटे या ना हटे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। जैसे अभी हमारे बीजेपी आलोक भाई भी कह रहे थे, आलोक भाई कह रहे थे हम रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे? ये लेके जाओगे कि बदायूं के मेडिकल कॉलेज में आज तक डॉक्टर पूरे नहीं है, पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने को बच्चा नहीं है, वहां फैकल्टी नहीं है, वहां दुकान नहीं है मेडिकल की, और क्या ये लेके जाओगे रिपोर्ट कार्ड में? चैलेंज है मेरा आज, वर्मा जी को चैलेंज है, क्या ये बता दोगे कि 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां का डॉक्टर अगर दवाई खाता हो, गुलामी कर जाऊंगा। एक जगह बता देना, वायरल करने की और रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं है। आपकी सरकार में डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी की दवाई खाओगे तो 10 दिन सही नहीं होगे। वही 25 साल पुराना ठेकेदार कर रहा है। क्यों? तो ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे, रिपोर्ट कार्ड ये लेके जाओगे कि शराब की दुकानें ज्यादा कर दी, स्कूल बंद कर दिए, रिपोर्ट कार्ड ये लेके जाओगे कि मैं भी घूमता हूं, देखिए अभी अमिताभ दादा आप कहोगे तो सरकार जीत गई। देखो ये है, इलेक्शन पैंतरेबाजी से जीते जाते हैं। मैं हैरान हूं, लोग जो मुझसे अपनी दशा बताते हैं, फिर मैं कहता हूं आखिर जीत कैसे रही है? ये पैंतरे इलेक्शन वोटों से नहीं, पैंतरेबाजी से वोट लिए जाते हैं, और इस पे ये सक्सेस हो जाती है। राज भाई ठीक, बिल्कुल सक्सेस हो जाती है। ठीक है, ठीक। मेरी समझ ये कहती है, राज भाई ने एक बुनियादी सवाल उठाया, उस पर एक टिप्पणी करके फिर धर्मेंद्र जी के और आलोक जी के पास जाऊंगा।
मेरी समझ ये कहती है कि नहीं, पैंतरेबाजी से कोई माई कलाल इलेक्शन नहीं जीत सकता। ये मेरी 40 साल का तजुर्बा कहता है, 38 साल का। ये संभव नहीं। पैंतरेबाजी से चुनाव जीता हमेशा जीतते तो कोई एक बार सरकार में आने के बाद हटता ही नहीं। ना नेहरू हटते, ना नरसिंह राव हटते, मनमोहन सिंह भी नहीं हटते। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में 16 मुख्यमंत्री हो गए अब तक, ऐसे हो गए, ये भी तर्क नहीं। इलेक्शन में मेरी समझ कहती जनता ये तय करती है कि सब कुछ अच्छा न सही, कम खराब कौन है। राज भाई इस बात पर गौर करिएगा, कम खराब कौन है इस पर जनता गौर करती है। वो जानती है कि राम नहीं मिल सकते, अब राम और कृष्ण तो धरती पर नहीं आ सकते राजनीति करने भारत में। कम खराब कौन है, दो स्थितियां, दूर दूर तक अस्पताल ही नहीं, सन्नाटा। एक स्थिति अस्पताल बने, सुविधाओं का संघर्ष है, तो जिसके समय में अस्पताल बने उसको वोट मिल जाता है। ये बात जितनी जल्दी सब लोग समझ लो उतना ही अच्छा। संपूर्ण अमन चैन कभी नहीं रहा, कहीं नहीं रहा, अमेरिका में नहीं, लंदन ब्रिटेन में नहीं, फ्रांस में नहीं, तो भारत में भी नहीं। सब अच्छा कभी कहीं नहीं होता मित्र। अपेक्षाएं हमेशा बड़ी रहेंगी उपलब्धियों से। और विकास ऐसी चीज है ना राज भाई, जिसके लिए अखबार और टीवी की जरूरत नहीं हमारे शो की। ना आपकी कहीं चलती है, ना धर्मेंद्र की, ना आलोक की, ना अमिताभ की। जनता खुद जानती है कि उसके इलाके की सड़क अच्छी है कि खराब है, उसके इलाके में कानून व्यवस्था ठीक है या खराब है। ये बात वो हमारे और मनीषा कैसे नहीं मानेगी ना जनता। वो खुद नहीं देख रही, वो क्या बोल रही है। इसलिए वो खुद तय करती है अपनी आंखों से देखकर। कबीर और जनता एक ही मिजाज की होती है कि तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। और एक और वो है मुहावरा कि अंधा तब पतियाए, धर्मेंद्र जी, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। जो नेत्र जिसके पास नहीं है वो ऐसे छूकर देखता है, तब एहसास मिलता उसको। जनता वही है। जनता विकास को अपनी उससे देख लेती है, उपयोग में ले लेती है, मान लेती है। खैर, मसला वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपके सहयोगी ने एक सलाह दी आपको कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को हटाने के चक्कर में समय न खराब किए होते तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। धर्मेंद्र जी नहीं, अमिताभ जी, अच्छा, आपने एक मानसून ऑफर भी दिया था, आपको याद होगा। अखिलेश जी ने कहा था कि 100 विधायक लाओ, कल शपथ करा दूं, यूं केशव जी को। हाँ, वो बीती बात हो गई। केशव जी बहुत परेशान थे। हम लोग जो है पीडीए की बात करते थे तो उनका स्वागत था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, हम उसमें क्या है, केजरीवाल जी कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने वो किया। लास्ट उसमें जब ये पता चल गया कि नहीं भाजपा बुरी तरह हार रही, तो नड्डा साहब का बयान आया। नहीं तो मन बना के बैठे थे। हम उस पर नहीं जाना चाहते, उनका आंतरिक मामला। हम लोग इसलिए इस बात को बार बार उठाते थे कि वो विपक्ष के नेता नहीं है कि उनके यहाँ परिवर्तन होगा। केंद्र और राज्य की लड़ाई में, डबल इंजन की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हो रही, पिस रही थी। इसलिए एक अच्छे विपक्ष के नाते हम लोग बात बार बार उठाते थे। जो करना हो कर लेते, बदल लेते, कम से कम चीजें। तो 2017 से करीब 17 परीक्षाएं लीक हुई। 2017 से दरोगा भर्ती परीक्षा से शुरू हुई थी और लगातार ये 60,000 को छोड़ दीजिए तो लगातार लीक और किसी बहाने फंसती रही। कोई कोर्ट चला गया, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हो पाए। तो जो ये वादा किए थे, चाहे केंद्र ने 2 करोड़ का किया था, चाहे इन्होंने कहा था 2022 के चुनाव में कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके सापेक्ष क्या दे पाए? केवल 60,000 का ढिढोरा पीट रहे हैं। दूसरी बात, भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे इंडस्ट्री। एक मिनट फिर आप बोला, एक मिनट फिर आप बोला 45,000 उपलब्धि है और 60,000 ढिंढोरा है। ऐसा ना कहो महाराज, फिर तभी लोग हंसने लगते हैं आपकी बात पे। मेरी बात आप कुल 45,000 दे पाए थे, उसको बता रहे हिमालयी उपलब्धि, और 60,000 बोले ढिंढोरा है। ऐसा ना कहो, गुलगपाड़ा ना करो भाई। दिसंबर 2016 तक मैं विभाग वाइज बता रहा हूं कि हमने कितनी नौकरी दी थी। बेसिक शिक्षा विभाग में 2,79,530, पुलिस विभाग में 48,967,
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 33,706, लोक सेवा आयोग में 26,721, माध्यमिक शिक्षा में 15,378, चिकित्सा आयोग में 5,000 जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किया जाता है। इस तरह टोटल विभागों 4.5 लाख नौकरी करी है। ये नैरेटिव सेट करते हैं। हम दूसरी बात करें, आलोक जी कह रहे थे हमारे समय व्यापारी नहीं आ रहा था। ये भाई साहब एससीएल किसके समय में आई? उसमें उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी कर रहे हैं। वो सैमसंग किसके समय में आया? उसमें लोग नौकरी कर रहे हैं। रायबरेली अमेठी मिला करके कई सीमेंट फैक्ट्री से लेकर के कारखाना भी हम लोग के यहाँ कांग्रेस ने वहां संकल्प भी दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी जब बना। आप बताइए जरा 10 फैक्ट्रियों का नाम जिसमें उत्तर प्रदेश के नौजवान, आपने जिसका शुभारंभ किया हो, उद्घाटन किया हो योगी जी ने, और शुभारंभ किया हो, और जिसमें उत्तर प्रदेश का 1000-2000 नौजवान नौकरी कर रहा हो, जरा 10 फैक्ट्रियों का नाम बता दीजिए। हम मान लेंगे आपके समय में लोग इन्वेस्ट करने के लिए परेशान है। जी ठीक बात धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने एक आंकड़ा दिया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आंकड़ा उन्होंने दिया है, मैं कहता हूँ ठीक ही होगा, बाकी जनता जाने। मैं तो आंकड़ा रखता भी नहीं, जितने दिमाग में रह जाए मैं कागज़ तो रखता नहीं। लेकिन हम आपकी संख्या को भी मान लें तो 4.5 आप खींचतान के लाए, 4.5 लाख। और अगर हम इनकी संख्या मान लें तो 8,25,000 आपसे लगभग दूने हैं। ये तो एक रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ। मैंने क्या कहा था? आपने 45,000 पुलिस की भर्ती की कुल 5 साल में, 45,000, ठीक। आप उसको कह रहे हो हिमालय की उपलब्धि है, और जिन्होंने 60,000 से ज्यादा भर्ती की बोले ये ढिंढोरा है, ये कोई भर्ती है, ये चना मुरमुरा है। अच्छा, आपकी भर्ती मोतीचूर का लड्डू थी और इनकी भर्ती चना मुरमुरा। अब इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। नपना ठीक रखो यार। और मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, मैं बिल्कुल समाजवादी और कांग्रेस के हित की एक बात कह के आलोक जी के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र भाई गंभीरता सुन लेना। जब आप नौकरी के खिलाफ बोलते हो ना, तो जिनको नौकरी लगी वो ही नहीं, उनके नाते रिश्तेदार तक आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपने कहना शुरू कर दिया अरे भर्ती अर्ती कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। क्या? तो जो बच्चा मेहनत करके पास हुआ और जिसको नौकरी मिली है, वो बूथ पर अपने अम्मा बाप को ये बोल के भेजेगा भाई सपा वोट न देना। ये हमारी क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। क्यों करते हो ऐसा भाई? नहीं करना चाहिए। अरे हमसे ऐसे ना करो महाराज। मैं अभी दिखाऊं अवधेश प्रसाद क्या है? छोटे नेता तो नहीं है। वो आपके पोस्टर बॉय रहे। एक दौर में अखिलेश जी उनका हाथ नहीं छोड़े 15-20 दिन। उन्होंने बाइट दी कि सब गड़बड़ घोटाला हुआ इस भर्ती में, सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। लीलू बच्चों की आंखें फूट गई परिश्रम करते करते। तब ये समय आया, उनकी प्रतिभा और मेधा को आप लांछित कर रहे हैं, और फिर आप कहते हो हमको वोट मिले। कैसे वोट मिलेगा? खैर, आलोक वर्मा जी उन्होंने अपने आंकड़े रखे, और समाजवादी पार्टी कह रही कि आप जो कुछ नौकरी की बात कर रहे हो वो ढिंडोरा पीट रहे हो, नौकरी दे नहीं रहे हो। अब ये मामला कैसे सलटे? आलोक वर्मा जी। अमिताभ भाई वो कहते हैं ना कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी, वो अपनी नजर से देखें, उनको पूरी आजादी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो लखनऊ से निकल करके जरा कहीं और जाएं, जमीन पर जरा उतर के जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी कस्बे में जाएं, और वहां से देखेंगे। मुझे लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है आलोक जी के साथ। अमिताभ जी, मैं गांव में बैठा हूं सुल्तानपुर में, अपने गांव में, और बिजली नहीं है। किस तरह जुगाड़ करके मैं आपके डिबेट में जुड़ा हुआ हूं। इनको बताइए जरा, पता करा लें। पूरे दिन भर आज बिजली नहीं आई। मैं ये लाइव दिखा रहा हूं। जी, पसीना पोंछना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बिजली की जितनी मांग और जितनी आपूर्ति पूरे देश में है, सबके सामने है। नेहरू जी से लेके वो आज तक, और गोविंद बल्लभ पंत से लेके उत्तर प्रदेश में आज तक कोई सरकार 100% बिजली दी हो किसी दिन तो मुझे बताइए। संभव नहीं ना। उत्पादन समय की मांग, उत्पादन बढ़ेगा। अरे चाचा, उत्पादन बढ़ाएंगे नहीं तो कहां से बांटेंगे? मैं जो कह रहा हूं वो उसका जवाब दो ना। मुझे ऐसा मुख्यमंत्री बताओ कि भैया उन्होंने फला सन में जून में जरा बिजली दी थी, बता दो एक आदमी।
100% बिजली तो कन्नौज में भी नहीं दे पाए, 90% तक दिल की 100 तो वहां भी नहीं दे पाए थे ना इटावा में, ना मैनपुरी में, ना रामपुर में कोई 100% दे पाया क्या? बिजली बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो एक भैया धर्मेंद्र जी, आपने जो बातें गिनाई ना, इन सब बातों को सामने रखते हुए आप 17 के बाद सारे चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? पंचायत का लड़े, ये नगर स्थानीय निकाय का लड़े, विधानसभा का लड़े ना, जनता ने जनादेश दिया ना। अगर आपकी बात सही मानती तो जनता आपको जनादेश दे देती। मनीषा बात पे 30 सेकंड फॉर यू। मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी। जब 2017 के चुनाव हुए थे, वो चुनाव अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था, वो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था, और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था। 2-2.5 साल तो बड़ी उथल पुथल रही है। एक चर्चित विषय हुआ करता था कि 2.5 मुख्यमंत्री की यहाँ पे सरकार है उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद उनको दोबारा फिर 2 बार, मतलब सत्ता 2017-2022 2 बार सत्ता मिल गई, वो जनता का दिया हुआ उनके लिए जनादेश था। इस पे हमेशा गौर करना चाहिए। ठीक, मैं विपक्षी दल के पास इस बात का जिम्मा होता है कि वो सरकार की कमजोरियां और जो असफलताएं हैं उनको जनता के सामने लाए, लेकिन ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है, जो विपक्षी दलों को समझनी चाहिए। आप ऐसा करते समय राज भाई भारत की महान जनता की शक्ति और सामर्थ्य और क्षमताओं पर कटाक्ष न कर जाएं। ये किया तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लिख लो, ट्रक के पीछे लिखा होता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज की तारीख में विपक्ष के साथ ही संकट है। अब आपने कह दिया सारी भर्ती बेकार है, आपका एक प्रोमिनेंट एमपी बोल दिया, ये 60,000 बच्चे जो चयनित हुए हैं ये ढूंढेंगे नहीं, उन एमपी को ढूंढेंगे ना, गुलदस्ता लेके तो नहीं ढूंढेंगे। क्या लेके ढूंढेंगे ये आपको पता है। तो ये नुकसान धर्मेंद्र सिंह का भी कर देंगे जब आप चुनाव लड़ने जाओगे। वो कहेगा अच्छा यही वही है पार्टी है जो बता रही थी कि हमारी भर्ती खराब गड़बड़ है। एक बात मैंने कल कही थी कि जो भर्ती हुई ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, भारत की संतानें हैं। आपकी लड़ाई भाजपा से है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ये उदारता नहीं दिखाई कि भर्ती हुए 60,000 नौजवानों को बधाई दे देते। क्यों नहीं दी बधाई? इसमें भी कोई रुपया लग रहा था, शेरो शायरी दिन भर लिखते हो और बधाई नहीं दे सकते थे? हैं? इनने उनकी फोटो नहीं लगाई, उनने उनकी फोटो क्यों लगाई, इस पर दिमाग बहस कर सकते हो, चुटकुले चल सकते हैं, लेकिन बधाई नहीं दे सकते। ये संकट है मित्र, ये संकट चुनाव में फिर वोट को प्रभावित करता है। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आती वो ये कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, आंकड़े देखेंगे या बिना आंकड़े के भी एक जो समझ आती है गतिविधियां देखकर, पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं योगी के अलावा जो जिलों में इतनी बार फ्रीक्वेंटली जा रहा हो। एक रहा हो तो बता दीजिए, मेरा भी अपना तजुर्बा है पत्रकार के नाते। नहीं, मेहनत का विकल्प मेहनत ही होगा, मेहनत का विकल्प सोशल मीडिया नहीं हो सकता राजनीति में। सोशल मीडिया आप उसमें एंगेज थोड़ी ना होते, वो तो बच्चों की टीम होती है, वो करती रहती है फोटो शेयर शायरी। आप तो जमीन पर हो, जमीन पर जाना मुझे लगता बहुत जरूरी है। और विकास हुआ या नहीं हुआ ये हमारे कहने से जनता नहीं मानेगी धर्मेंद्र भाई, ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना भाजपा के कहने से, ना कांग्रेस के। जनता खुद देखेगी मेरे गांव की तस्वीर बदली कि नहीं बदली, और अगर बदली तो जिसने बदली उसके पक्ष में वोट जाएगा, और नहीं बदली तो दूसरे को वोट चला जाएगा। लेकिन नपना केवल वोट ही है। मैं राज भाई की इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव तो कोई भी जीत लेता ना।
लोकतंत्र में केवल और केवल जनता का जनादेश ही एकमात्र पैमाना है, दूसरा कोई पैमाना नहीं। जो उपनिषद ने कहा नान्यः पंथः अयनाय, यहां और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। एकमात्र रास्ता कि सरकार अच्छी थी कि खराब, सरकार वापस आई तो अच्छी, सरकार चली गई तो जनता संतुष्ट नहीं। इतना ही मैं जानता हूं लोकतंत्र का अर्थ, और खासतौर पर संसदीय लोकतंत्र का अर्थ। अगर भाजपा की सरकार 22 में दोबारा आई है तो स्वाभाविक है विपक्ष के चार्जशीट को जनता ने अस्वीकार किया, और 27 में भी फैसला इसी पर होगा धर्मेंद्र बाबू, आलोक जी, कि विपक्ष की चार्जशीट और योगी सरकार की का रिपोर्ट कार्ड, जनता जिस पर मोहर लगा देगी उसी की जय जय हो जाएगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।